वंदे दोस्तों। तो ऑटोबायोग्राफी के आज एपिसोड शायद एपिसोड 9 है। एपिसोड 8 आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि फ़र्स्ट ईयर ऑफ जॉब मेरा रहा, तो उसमें किस एफिशिएंसी के साथ में मैंने कार्य किया। और आज की इस ऑटोबायोग्राफी के एपिसोड में हम शुरू करेंगे। हम बताएंगे कि जो सेकंड ईयर मेरी जॉब का रहा उसमें क्या धुआं उठाए गए। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मेरी जीवन जो है वो इतना तेज़ी से बीता है और इतने काम मैं कर चुका हूँ कि अगर आज भगवान ना करे मेरी आंखें भी चली गई ना, तो मैं अपनी फ़िल्म की पूरी स्टोरी वापस देखते देखते आगे के कम से कम 5-6 साल गुजार सकता हूँ। इतनी मतलब मैं जीवन जो है इसको मैंने खुलकर जिया है। वो जो दुनिया कहती है ना कि यार जीवन एक ही मिला, इसको खुलकर जियो, तो मैंने तो क्या जिया। ईश्वर ने अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म मुझे देता गया और मैंने उसे खुलकर जिया, खींच कर जिया। और अभी आप जब ये ऑटोबायोग्राफी पूरी आगे तक देखते जाओगे तो आप ये सोचोगे यार एक बंदे के जीवन में एक व्यक्ति इतना कैसे जी सकता है। एक एक पल को जिया, खुलकर जिया, एनर्जी के साथ जिया, तूफ़ान के साथ जिया, हर चीज़ को महसूस किया, प्यार किया तो ऐसा किया जो भारत के अंदर साला कोई दूसरा व्यक्ति शायद इतना ज़बरदस्त सिद्धांतों के साथ में प्यार ना कर सके। खेल-कूद करी, खेल-कूद तो खैर क्या थी, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन जब ये डांस वगैरह के अंदर गए तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसको किया एक्टिंग को कि भैया बड़े बड़े लोग जो है मानने को तैयार हो गए लोहा क्या है। जब उसके बाद में नौकरी करी तो नौकरी के अंदर जो है इतना ज़बरदस्त कार्य किया कि भैया पूरी कंपनी जो है, एक बंदे के मामले से अभी आप आगे जाके देखोगे कि पूरी कंपनी हिला डाली मैंने। और फिर जब आज ऑर्गेनिक फूड्स का बिज़नेस किया तो वो बिज़नेस इसने ज़बरदस्त तरीके से किया कि भैया हम ही हमें, बाकी सारा पानी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन जो है ये इस तरीके से जिया है और सब वही उसी की बात करवा वो रहा है। इसमें मेरा शरीर कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुझे ईश्वर खुद बता चुका है कि तू खुद कुछ नहीं है। वो चाहता है तो मुझे 2 मिनट के अंदर बिठा देता है, लेकिन वो भगाता है मुझे। जब भगाता है तो भैया फिर हम ही भागते हैं। तो वो पता चल जाता है कि भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, उसी के हाथ में, वही करवा रहा है। नियति है, भाग्य भी है। हाँ ये है, भाग्य जब हमें बोलता है तो हम अड़ते नहीं हैं, उसके अनुसार थोड़ा सा ईश्वर ने बुद्धि दी है तो आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, अब सेकंड ईयर जॉब का हमारा शुरू हुआ। पहले ईयर में मैंने आपको बताया क्यूरेशो कंपनी में कैसे मेरा इंटरव्यू हुआ, होने के बाद में कैसे मैंने नॉर्थ दिल्ली के साथ साथ रोहतक, भिवानी टेरिटरीज़ लॉन्च कर दी। पूरी कंपनी के अंदर क्या क्या हाहाकार मचा। फिर उसके बाद में वो अपनी कमिटमेंट से जब हट गए तो मेरे को वहाँ से, अब मेरे को अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला कि भैया तुरंत जीएसके ज्वाइन करनी है, और अब मैं जीएसके ज्वाइन करने के लिए अगले दिन तैयार हूँ। तो जब पहली कंपनी के अंदर जब तक मैंने जो जैसे वो डायलॉग बोला था, मैंने आपको बताया था ना, राइट, कि वरुण जम्मू नहीं जाएगा, वरुण काम ही नहीं करेगा कंपनी के अंदर, और ये स्टार की तरह, एक्टर की तरह आप बाहर निकल रहे हो, औहदा ही अलग है। इसके पीछे की भी कहानी है। वो लव लाइफ की मैं एक अलग पूरी, मेरी आपको बताया था ना 20-21 गर्लफ्रेंड्स शायद रह गई, जिसमें से 10 के साथ तो डायरेक्ट बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो आप ये सोचिए कि कितना मतलब प्यार को मैंने कितनी गहराई से समझा होगा, और क्या टूट कर प्यार करे होंगे हमने, क्या तरीके से प्यार करे होंगे, और कितनी तरीके से प्यार को समझा होगा। आप समझ रहे हो, इतना मतलब हमने लव लाइफ जो है वो इतनी एक्सटेंसिव है। तो अभी थोड़े से चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको लव लाइफ के एंगल्स जो हैं वो सारे बताऊंगा। तो ये सारा कुछ हमने पिछले एपिसोड्स में कवर कर लिया, राइट। तो फिर क्यूरेशो में, क्योंकि जैसा मैंने बताया जो अपने श्रीनिवासन जी थे, वो अपनी जो, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो क्षमा करें मुझे, क्योंकि बहुत अच्छी नेचर थी और बहुत अच्छा उनका एप्टीट्यूड था और ये सब था। मेरे को नाम ही नहीं ध्यान में आ रहा। अभी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं देखूँगा। फ़िलहाल श्रीनिवासन जो है नाम रखते हैं। तो उन्होंने ये सब कुछ जो था हमें गाइड किया, और फिर आखिरी में जब कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाए तो मैं वो क्यूरेशो कंपनी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही तेज़ी, स्पीड, तो तुरंत जीएसके के जो अपने मेरे मित्र थे उनसे बोला गया। उन्होंने कहा भैया कल जीएसके का इंटरव्यू चल रहा है, आप जीएसके के इंटरव्यू में जा रहे हो। आप कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं, मतलब आप धरती के ऊपर आए ही ऐसे हो जो ये सोच के आए हो कि भैया तुम हो, बाकी सारा पानी कम है, तो फिर क्या कर सकते हो। तो ऐसे केस के अंदर जो था वो जीएसके में भी इंटरव्यू था और उस समय रेनबैक्सी में भी इंटरव्यू चल रहा था। तो मेरे ख्याल से रेनबैक्सी के इंटरव्यू के लिए मैं गया, वहाँ पे जाके जो था वो आरबीएम मेरा इंटरव्यू ले रहा था, और मैं उसके ऊपर मेरे को ये लग रहा था यार इसको आरबीएम किसने बना दिया, ये जो इंटरव्यू ले रहा है ये इंटरव्यू ही लेना बकवास है। तो रेनबैक्सी वाले के अंदर उसने कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन वो पूछ ही नहीं पा रहा था, वो इंटरव्यू ही ढंग से नहीं ले पा रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। रेनबैक्सी से आगे जीएसके में पहुँचे। तो जब जीएसके के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर जो है मुझे पेपर दिया गया,
पेपर दिया गया, वो कहते जी पहले रिटर्न होगा। मैंने कहा मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का तुम यार वो ले रहे हो, टेस्ट इंटरव्यू ले रहे हो, इसमें रिटर्न की क्या ज़रूरत है? कहते नहीं जी ये इंटरव्यू होता है हमारे यहाँ। उन्होंने पेपर थमा दिया। पेपर थमा दिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। अपन ने 12वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद तो पढ़ाई का नाम भी नहीं लिया। अब तो उसके बाद में तो हमारे दिमाग में एक ही था भैया रिज़ल्ट आने चाहिए। वो आपको मैंने हिस्ट्री बताई है, कॉलेज ग्रेजुएशन में छोटी सी किताब पढ़ो, टॉप कर जाओ। भाई जब रिज़ल्ट ही उससे आएगा तो पढ़ाई लिखाई क्या करनी? रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं आता भैया, किडनी का सिस्टम नहीं आता, कुछ नहीं आता। उन्होंने बोला मुझे जो डायग्राम वायग्राम आते थे वो मैंने बना दिए। बनाने के बाद में अब ABM ने बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो अब आप यहाँ से समझना कि ज़िंदगी को मैंने लोगों को समझने का जो कला है इसके बाद में कैसे अलग विकसित होती है, यहाँ से आपको पता चलेगा। मैं जब एंटर करूँगा राजनीति में, अभी तक जितनी लड़ाइयाँ हो रही थी कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, वो फिज़िकल फाइट्स हो रही थी। आप समझे, इतनी लड़ाइयाँ करी देखो यूनिवर्सिटी के दौरान, सब हाथापाई की लड़ाई, मस्त वाली लड़ाइयाँ हुई। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी पॉलिटिक्स कॉरपोरेट्स की क्या होती हैं। अब आगे की जो लड़ाइयाँ मेरी होनी है वो दिमाग की लड़ाइयाँ हैं, वो दाव पेच की लड़ाइयाँ हैं, वो राजनीति की लड़ाइयाँ हैं जो आने वाले भविष्य के लिए मुझे तैयार करने वाली हैं। यहाँ से क्या हुआ, अब उन्होंने पेपर भेजा, पेपर मैंने कुछ भरा नहीं, वही बात है कि कॉन्फिडेंस होगा। अब वो ABM ने बुला लिया अपनी चैम्बर में। ABM थे मिस्टर मनमोहन शर्मा। नाम याद रखिएगा, आने वाले समय के अंदर ये नाम जो है आपको पता चलेगा। और आज मतलब आप सोचिए, हम लोगों की मतलब एक समझते हैं कि दो हाथियों के टकराने, दो शेर टकराएं और टकराने के बाद में जो रिज़ल्ट निकले और उसके बाद वो शेर जो है वो एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसी रिलेशनशिप रही है हमारी और मिस्टर मनमोहन शर्मा की। आप समझ रहे हैं? तो अभी आप बस केवल कहानी के साथ बने रहिएगा और आपको आगे जाके पता चलेगा कि कॉर्पोरेट्स में जब दो दिग्गज जो असली शेर होते हैं ना, जब वो लड़ते हैं आपस में, तो वो लड़ने के बाद में पॉलिटिकल फाइट होनी है, हाथापाई तो होनी नहीं है। तो उसके बाद में एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखते हैं। इस तरीके से मामला होता है कि भैया बंदे में दम है। तो मिस्टर मनमोहन शर्मा आज ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से वो नेशनल मैनेजर बन चुके हैं। बड़ा नाम है। और अगर आप मुझसे इम्प्रेस होते हैं तो वो व्यक्ति दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो अगर यहाँ बैठ जाए तो वो 5 मिनट के अंदर आपको अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपको अपनी तरफ खींच लेगा। आप समझ रहे हो? तो ये लोग जो हैं, ये कॉर्पोरेट सेल्स की जब आप बात करते हैं, किसी चीज़ को बेचने की बात करते हैं, तो हम लोग उसमें दिग्गजों के अंदर आते हैं। ये तो मैंने अब ऑर्गेनिक फूड्स का बिज़नेस कर दिया तो मैंने पूरा पैराडाइम शिफ्ट ही कर दिया। भाई दुनिया को बेचना ही नहीं आता ऑर्गेनिक फूड, हमने तो पूरा का पूरा सिस्टम ही हिला डाला। आप समझ रहे हैं? तो ये अभी लोग, ठीक है, वो तो आप सब लोग मुझसे प्यार करते हैं या अच्छा लगता है, मैं समाज सेवा में लोगों से धोखा नहीं करता, ईमानदारी से प्यार से बढ़िया खाना खिलाने की कोशिश करते हैं जिसकी इस समय समाज में डिमांड है, तो आप लोगों का प्यार बहुत है। नहीं तो सेल्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि ऑर्गेनिक फूड्स जिसको बेचने के अंदर बड़े बड़े 30 मार्का धरती में घुस जाते हैं, वहाँ पर हम बेच पा रहे हैं। इस समय पे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर जो दिग्गज जो बेचने वाले हैं वो गिने चुने लोग ही हैं जो इसको बेच सकते हैं, जिनमें बेचने का दम है। इसको हर किसी के बस की बात नहीं होती है ये। दैट इज़ द रीज़न कि रिटेल इंडस्ट्री के अंदर वाक्षी को क्यों इतना माना जाता है। तो ये सारे गुण हमने वहीं से सीखे हैं कि सेल्स में क्या है। हमारे पास में सेल्स में इतनी ताकत है कि हम मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं। एक्चुअल फैक्ट है, वी हैव दैट टैलेंट। लेकिन सवाल यही है कि भाई जब तुम सोना बेच सकते हो तो तुम मिट्टी को सोना बना के क्यों बेचोगे? इसीलिए मैंने खाद्य पदार्थ में सोने का व्यापार किया। मैंने सोना खरीदा और सोना ही बेचा आपको। नहीं तो काबिलियत तो मिट्टी को भी सोना बनाकर बेचने की है। तैयारी तो हमारी ऐसी भी करवा रखी है, मतलब तैयारी ऐसी हो भी रखी है, ईश्वर ने करवाई भी है और है भी। अच्छा काम नहीं है मिट्टी को सोना बना के क्यों बेचना? जब सोना खरीदो सोना बेचो, तो फिर क्यों बेचना? तो इसीलिए हमने धर्म के आधार के ऊपर अपने बिज़नेस को खड़ा किया। ये अंतर है। तो ABM वहाँ पे जो बैठे थे चैम्बर में, मिस्टर मनमोहन शर्मा, वो मेरी पहली मुलाकात थी, मुझे आज भी याद है। क्योंकि क्या मैंने बताया, प्रभावशाली व्यक्तित्व है ना, प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है वो दिमाग के अंदर एंटर कर जाता है उसी समय। उन्होंने पेपर देखा। अब क्या होता है, अब आप ये समझिए, दो शेर हैं। अब उनका दिमाग क्या कह रहा है? उनके रिक्रूटमेंट का तरीका ये है कि जो व्यक्ति आया, अगर वो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा भी ऊपर है, पहले तो उसका कॉन्फिडेंस तोड़ डालो। खेल समझ रहे हो? मैं अगर चैम्बर में जा रहा हूँ, एक तो मैंने पेपर में कुछ लिखा नहीं, समझने का, क्योंकि आता नहीं कुछ। मतलब आप देखो बंदे कैसे हैं, दोनों का दिमाग देखो। मतलब एक तो पेपर में तुम्हें साले, जो तुम्हें पेपर मिला वो तुम्हारी बायोलॉजी से रिलेटेड है। पढ़ाई तो करी होगी 11वीं 12वीं तक,
रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ा होगा, यूरिनरी सिस्टम भी पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा होगा। तो भाई तुमसे सवाल पूछ रहे, तुम एक तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे, इतने अनपढ़ आदमी हो, ऊपर से तुम चौड़े हो गए यार, चैम्बर में जा रहे हो। मतलब ये सोचो गलती कितनी है हमारी, और उसके बाद भी हम कह रहे हैं नहीं भैया कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, क्या हो गया, कोई बात नहीं, जवाब दे देंगे। और अंदर उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि जो व्यक्ति साला ओवर स्मार्ट बन गया, पहले से उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ो। अब दो दिग्गजों की आपस में बहस होनी है, दो दिग्गजों की बहस होनी है। अब समझो खेल। तो मनमोहन शर्मा जी ने जैसे ही देखा पेपर, देखने के बाद कहा क्या है भैया ये, तुम्हें क्वेश्चन दिए गए तो किसी का भी आंसर नहीं बता रखा तुमने, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह क्या, ये क्या बकवास है, पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करी। जिसने आज तक पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तर्क देखना, जिसने आज तक जो पढ़ाई कराई गई, जब उसे वही नहीं पता तो वो आगे जाके और नई चीज़ें क्या सीखेगा, जीवन में क्या आगे बढ़ोगे भाई तुम। हमने तो सोचा था कि कोई ढंग के बंदे को हम ले रहे हैं, यहाँ पे ये GSK है भैया, यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलता। टॉप कंपनीज़, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन टॉप मोस्ट कंपनीज़ में से एक थी। तो भैया ये है, क्या है ये बकवास, तुम्हें तो आता ही नहीं है कुछ, और पेपर को दूसरे का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए। अब हमारा तर्क है सर, देखिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं जो 11वीं 12वीं में पढ़ाए जाते हैं। आप जो ये इंटरव्यू मेरे लिए ले रहे हैं, ये इंटरव्यू है सेल्स से रिलेटेड, और सेल्स के अंदर काम करता है। ये मैटर नहीं करता कि मुझे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कितना पता है, ये मैटर करता है कि जो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दवाई मुझे देने वाले हो वो मैं कितने अच्छे तरीके से सेल कर सकता हूँ डॉक्टर को। अब मनमोहन शर्मा को ये लाइन सुनते ही पता चल गया उन्हें कि यार ये बंदा है तो धमाकेदार, देख रहे हो तो शेयर लड़ना। तो सर पिछले 2 साल के अंदर मैंने क्यूरेशो के अंदर जो मेडिसिन सेल करी है, आप मुझे ये चैलेंज डालिए कि मैं वो मेडिसिन आपको बेच के दिखाऊं, आप काउंटर क्वेश्चंस करिए, मैं आपको सेल करके दिखाऊंगा। अब मनमोहन शर्मा जी कह रहे यार ये चीज़ ठीक है, इसे बोलते हैं रोल प्ले। अब जो मैं, आप समझ रहे हो खेल क्या हुआ इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने एक अपना दायरा बिछाया और मैं उन्हें, ये सेल्स की पिच होती है, सेल्स सिखाने के तरीके होते हैं जो आज अब वाक्षी में करते हैं। वाक्षी में जब भी आप कांटेक्ट करते हैं ना, ये आपको पता नहीं होता, लेकिन वो एक सेल्स का पूरा दायरा तैयार किया हुआ है, इसकी ट्रेनिंग होती है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है जो आपके और उनके बीच में होती है। लेकिन क्योंकि हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं, तो आप उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, क्योंकि अल्टीमेटली हमने आपका भलाई करना है, आप समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही ये डेप्थ में जाने वाले साइकोलॉजिकल जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस इंटरप्रिटेशंस है। इसके अंदर आपको सब कुछ ये बताने के लिए ना मुझे बहुत समय लगेगा। अगर मैंने आज ये वीडियो में बता दिया ना, पूरा का पूरा टॉपिक उस तरफ चला जाए। समझ रहे हैं, एक एक अच्छाई का काम जो किया जाता है, एक एक बुराई का काम जो किया जाता है, उसके पीछे जो रीज़न रहता है, उसके डेप्थ में जाना, साइकोलॉजिकली आपको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है डेप्थ के अंदर। और इसीलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को रामायण महाभारत दिखाइए, क्योंकि रामायण महाभारत के एक एक पात्र, आप सोचिए मेरी, आप इस समय पे समझ रहे होंगे कि जब डेप्थ एनालिसिस के अंदर मैं घुसता हूँ तो किन चीज़ों को भी आप और भी देखेंगे आपके ऑटोबायोग्राफी में। जब पॉलिटिकल फाइट्स होगी तो मैं कितने हद तक, कितनी गहराई की प्लानिंग कर सकता हूँ। दिस मेक्स मी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द राजनीति। पॉलिटिक्स के लिए मुझे बहुत ज़बरदस्त एक दावेदार व्यक्ति बनाती है। लेकिन धर्म को साथ लेके चल रहा है ना, तो पॉलिटिक्स में वरुण कुमार केवल उसी दिन एंटर करेगा जिस दिन भारत माता के भले के लिए हमें कुछ कार्य करने की, भाई कोई काम ऐसा होगा जो यही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए हम अपने धर्म के पथ पर, अपने ऑर्गेनिक फूड्स के बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ में ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में नहीं है, राजनीति के एक पक्ष के अंदर हैं, लेकिन खुद को केवल उतना ही तैयार किया हुआ है क्योंकि राजनीति में जाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है जो हमें ईश्वर ने कार्य दिया है जैविक खेती का, उसके माध्यम से कितने लोगों का भला करते हुए, कितने किसानों का भला करते हुए उन्हें बाहर निकालना। नहीं तो टैलेंट के हिसाब से मैं देखूँ तो फिर फुदकता ही रहूँगा इधर से उधर, इधर से उधर। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं 7 साल 8 साल हो गए और एक ही क्षेत्र के अंदर लगातार उसके अंदर आगे बढ़ते हुए नए कीर्तिमान हम स्थापित करते जा रहे हैं। नहीं तो मेरी तरह के व्यक्ति जिनके पास में इतने टैलेंट्स होते हैं, वो व्यक्ति एक जगह पे टिक जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, जब मेरे स्टेटस देखते हैं, अरे वरुण जी पर्यावरण भी काम कर रहे हैं यार, ये जैविक खेती का भी काम कर रहे हैं, अरे वैदिक गुरुकुल भी चला रहा है यार ये बंदा, ये ऑर्गेनिक फूड्स का भी काम कर रहा है। इस समय 4 प्रकल्प हैं जो एक साथ छेड़े हुए हैं मैंने, आप समझ रहे। पर्यावरण के अंदर ज़बरदस्त धमाकेदार काम हो रहा है इस समय। मैं बना रहा हूँ इस समय पे जुलाई 2024 में। अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक इस समय मेरी दिनचर्या देख ले तो घबरा जाएगा कि भाई तू क्या आदमी है। और मुझे खुद के ऊपर गर्व महसूस हो रहा है कि 38 ईयर्स की एज के अंदर मैंने इतने ताबड़तोड़ काम जो है वो मैं कर रहा हूँ। तोड़ मारा है ग्राउंड को, ख़त्म कर दिया। मतलब आप ये सारी चीज़ें बताएंगे क्या, समय ही समय, मतलब
मेरे पास में जितनी स्पीड से मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ मैं बताने लग जाऊँ, मेरे साथ में एक बंदा होना चाहिए ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला, वो सुबह से शाम तक लिखता रहे भाई इस बंदे के सोचने का पैटर्न क्या है। इतना ख़तरनाक पैटर्न है ये। और ये एक्चुअली मैं बार बार मोदी जी का नाम इसलिए देता हूँ बिकॉज़ वो बिल्कुल रिजेंबल करता है जिस तरीके से मोदी जी की सोच है, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहे हैं। वो इस समय मेरा वो जोन अब जून जुलाई 2024 के अंदर मेरा वो पैटर्न चल रहा है। सुबह से शाम तक, सुबह 6-7 बजे उठ रहा हूँ, ज़बरदस्त धमाकेदार काम हो रहा है और ताबड़तोड़ एक के बाद एक असाइनमेंट कंप्लीट। पर्यावरण पे हमारा काम चल रहा है, वैदिक गुरुकुल में हमारा काम चल रहा है, जैविक खेती के अंदर हमारा काम चल रहा है, आप समझ रहे हैं। और पर्यावरण के अंदर इस समय पे बहुत लोड चल रहा है क्योंकि पूरी की पूरी नई टीम का गठन करना है नए एरिया के अंदर। और इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। जिन्होंने संगठन कभी नहीं बनाए, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं किया, आप लोग समझ नहीं सकते। इट्स एन ऑनरस टास्क, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और उसमें बहुत गहराई में जाके आपको, बिकॉज आपको संगठन में कम से कम 40-50 लोग खड़े करने हैं जिनको आपको दायित्व देने हैं। कल को पूरा संगठन खड़ा करना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो आप ये समझ लीजिए अभी मैं देश के सबसे स्ट्रॉन्ग संगठन के अंदर एक अच्छे दायित्व के ऊपर हूँ और यहाँ पर जितने बाकी लोग हैं वो नॉर्मल निष्क्रिय रहते हैं, आराम आराम से काम करते हैं। लोगों को इस लेवल पे पहुँचने में 50 साल, 55 साल, 60 साल लगते हैं। गिने चुने लोग हैं देश में जो इस समय पे इस लेवल के अंदर जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से काम करके उसको कंक्लूड कर लें और बेहतरीन तरीके से कंक्लूड कर लें। लेकिन ये क्षमताएँ हैं जो अभी विकसित की जा रही है क्योंकि ये कौशल मुझे पता है आगे जाके भविष्य में देश के लिए और बाकी सब लोगों के लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगा। तो ये सारा हुआ। अब आप समझ रहे हो। तो ABM क्या कर रहे हैं, मनमोहन शर्मा क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्रैप लगाया। वो ट्रैप इसलिए लगाया कि सामने वाले के कॉन्फिडेंस को किल करो और फिर देखो वो बंदा घबरा जाता है या क्या हो जाता है। हिज वे ऑफ एनालिसिस। सामने वाले ने दूसरा पैतरा मार दिया। भाई बात तो ठीक कह रहा है, मैं 11वीं वाली का इंटरव्यू क्या करूँगा, इससे ये पूछूँ ना। अब मेरे को क्या करना है, मैंने उन्हें क्या करा, मेरी काबिलियत क्या थी, माल बेचने की, तो मैं उन्हें अपने जोन में ले आया और अपने प्रोडक्ट में ले आया। और मैंने किस चीज़ के ऊपर ख़त्म कर दी, जो मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्टे था, मेरा प्लेग्राउंड था खेलने का। सेल्स में ये काम करती है पिच। आप समझ रहे हो, जब भी किसी को कुछ बेचना हो वो तुम्हारे प्लेग्राउंड में खेल रहा है या तुम उसके प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, ये मैटर करता है। तो तुम्हें जिसको भी सामान बेचना है उसको सबसे पहले अपने प्लेग्राउंड में लाना होगा, अपनी धरती पे खिलाना होगा, क्योंकि जैसे वो तुम्हारे प्लेग्राउंड में एंटर करेगा अब खेल तुम्हारे हिसाब से चलना है। ये होता है सेल्स, समझ रहे हैं। तो ये आगे जब कभी बच्चों की सेल्स वगैरह की ट्रेनिंग हो, भेजो, निःशुल्क सर्विस है हमारे यहाँ, हम पैसा वैसा नहीं लेते। तो लेकिन सेल्स में अगर हमने ट्रेन कर दिया, मैं बता दूं पूरे भारत के अंदर ताबड़तोड़ काम करेगा। हमारा सिखाया हुआ बच्चा जो है, देखते हो ना श्री प्रकाश जी कॉलिंग करते हैं, मनोज कॉलिंग करते हैं जब आप लोगों को, ये तो अभी मतलब श्री प्रकाश जी को तो हमने ऑलमोस्ट पूरा ट्रेन कर दिया, बढ़िया ट्रेन कर दिया। अच्छे प्लेयर्स को ये व्यक्ति जो है अभी मात दे सकता है। इसीलिए आप लोग देखोगे मेरी मैक्सिमम कॉल श्री प्रकाश जी जो है हैंडल कर लेते हैं। तो मनोज भी काफ़ी हद तक है, मनोज को क्योंकि मेन काम नहीं रहता उसका, तो ये है। लेकिन अगर देश के बच्चों को मैं ये सेल्स की अगर मैं ट्रेनिंग दूं, वो बच्चे बहुत मुश्किल है उन्हें हराना सेल्स में। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इस समय पे देश के टॉप मोस्ट सेल्स पिच को तैयार करने वाले लोगों में हमारा नाम माना जा सकता है। तो उन्होंने अपनी पिच के अंदर हमें तोड़ा, हमने उनको ले लिया किरोशे वाले खेलने के अंदर। अब वो हमें काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने एक प्रोडक्ट उठा लिया, मैंने वो प्रोडक्ट बेचना उनको शुरू करा कि देखो सर ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब वो उसको काउंटर नहीं कर पा रहे, सेल्स की पिच हो रही है और वो पास हो गया। अब उनके पास बोलने के लिए जवाब नहीं है, तो भैया ये बंदा तो धुरंधर है, समझ रहे हो। तो जब उन्हें एक ये एहसास हो गया यार ये बंदे में दम है, इस बंदे में दम है, तो पूरी की पूरी स्टोरी को उल्टा कर दिया गया। तो वो फर्स्ट राउंड जो होता है ABM के साथ होता है। सेकंड राउंड जो होता है वो उसके अंदर जो है आपके RBM, NSM या जो भी आपके अधिकारी बैठे होते हैं वो सब होते हैं। तो फिर दूसरे चैम्बर में गए, दूसरे चैम्बर के अंदर गए, मुझसे जाके पूछा गया भैया क्या करते थे, क्यूरेशो में क्या करते थे, कुछ करते थे। वहाँ पर बैठे थे RBM बैठे थे मिस्टर विपिन, शायद मिस्टर विपिन राठी है नाम पूरा, मिस्टर विपिन साहनी, सॉरी मिस्टर विपिन साहनी। ज़बरदस्त लंबा चौड़ा पंजाब का आदमी बंदा, गुरूर, अमिताभ बच्चन की टोन। मैं आपको ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के अंदर जो लोग दमदार लोग होते हैं ना भैया, पता चलता है उनके बारे में। कॉरपोरेट्स के अंदर हर जगह पे हर दायित्व के ऊपर दमदार हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मिस्टर मनमोहन शर्मा और मिस्टर विपिन साहनी, आगे जाके दोनों दिग्गजों की आपस में बहुत पॉलिटिकल फाइट हुई। फिर मिस्टर मनमोहन शर्मा की मेरे साथ में पॉलिटिकल फाइट हुई। लेकिन आज के समय में अगर आप देखोगे तीनों लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए मिलेंगे। ये होता है पॉलिटिकल फाइट में, कॉरपोरेट में जब हाथी टकराते हैं आपस में
ज़बरदस्त युद्ध छिड़ता है, लेकिन वो रिस्पेक्ट अंदर ही अंदर करते हैं। ये अकबर और राणा प्रताप वाला काम है। युद्ध तो होंगे लेकिन इंटरनल रिस्पेक्ट रहेगी क्योंकि दिग्गज लड़ रहे हैं। तो मिस्टर विपिन साहनी थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, वो सीधा प्रभावित हो गए। वो कह रहे यार ये बंदे में दम है। तो मिस्टर मनमोहन शर्मा ने तो चैलेंज किया, चैलेंज करने के बाद में हमारी आपस में हुई, लेकिन उन्होंने सिग्नल पकड़ लिया यार इस बंदे को रोकना मुश्किल है। आप समझो भाव क्या है। तो मिस्टर मनमोहन शर्मा वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद मी, लेकिन वो ये समझ गए थे यार इस बंदे से जो है टकराना जो है वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो लेट हिम गो। और तीसरे राउंड में जैसे ही मैं आया, मिस्टर विपिन साहनी वॉज देयर, ही वॉज इम्प्रेस्ड, ही सेड इस बंदे में दम है, इस बंदे को जो है लगाओ, इसकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करो। तो उस समय पे दिल्ली की जो टेरिटरी थी उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टेरिटरी मानी जाती थी सेंट्रल दिल्ली। और सेंट्रल दिल्ली इसलिए टेरिटरी मानी जाती थी सबसे स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसमें 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आते थे जो कि केंद्रीय संस्थान थे, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग। और ये 2 हॉस्पिटल्स जो थे ये GSK के ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से एक माने जाते थे। ये गढ़ था हमारा, क्योंकि अब आप लॉजिक को समझो, जो ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन के प्रोडक्ट्स थे वो थोड़े महंगे थे। अब आप समझना, इसमें आपको कॉर्पोरेट गेम समझ में आएगी। जब कोई कंपनीज प्लानिंग करती हैं तो उनको कितने तरीके से सोचना होता है और किस तरीके से अपने कौन से प्लेयर को किस जोन में उतारें, यहाँ तक प्लानिंग करनी होती है। इतनी गहराई की प्लानिंग भी होती है। तो ये चीज़ है। अब आप समझिए कि हमारे पास में सेंट्रल दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है और ईस्ट दिल्ली है। तो ये सारी टेरिटरीज ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन के डमा डिवीजन में, स्किन में ही था क्यूरेशो में, तो स्किन से स्किन में ही लिया जाएगा, उसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाएगा। इस पूरी टेरिटरी में सबसे ज़्यादा ताकतवर टेरिटरी होती है साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा होता है, सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर व्यक्ति को साउथ दिल्ली में रखा जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है उसको सेंट्रल दिल्ली में रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है, उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो सेंट्रल दिल्ली वाले व्यक्ति को आप कहीं पर भी एक्स्ट्रा भगा सकते हो। आप नॉर्थ दिल्ली चाहिए, वेस्ट दिल्ली चाहिए, ईस्ट दिल्ली चाहिए, वो व्यक्ति भागकर वहाँ पर आपके काम को कभी भी संभाल सकता है, एक्स्ट्रा संभाल सकता है, एक्स्ट्रा लिवरेज दे सकता है। और दूसरी बात GSK की तरफ से उस समय पर जैसे मैंने बताया सेंट्रल दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी बनती थी, क्योंकि उसमें 1-2 डॉक्टर्स थे, लेकिन वो 1-2 डॉक्टर्स आपको 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख का बिजनेस देते थे। दूसरी बात 2 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस थे। तीसरी बात कि मुझसे पहले वाला जो सबसे ताकतवर व्यक्ति था वो सेंट्रल दिल्ली में ही था। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था। होता क्या है, मुझसे पहले जो व्यक्ति था शायद उनका नाम भावेश था और उनकी उम्र रही होगी कोई 40-45। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने उस समय ज्वाइन किया था तो मेरी उम्र थी 21-22 साल। अब GSK के लिए सेंट्रल दिल्ली का टेरिटरी, क्योंकि इससे पहले जो प्लेयर है उसकी उम्र 40-45 साल है, वो 10-15 साल उस सेंट्रल दिल्ली टेरिटरी में लगा चुका है, उसने उस टेरिटरी के अंदर कितनी वैल्यू क्रिएट करी होगी, आप समझ रहे हो। और जब इतना बड़ा हाथी किसी और वो कंपनी छोड़ के जा रहे थे, वो रिटायरमेंट थी या क्या था, वो जा रहे थे, तो जब बड़ा हाथी एक टेरिटरी में से निकलता है तो दूसरी तरफ उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए उतना ही ताकतवर प्लेयर आपको डालना पड़ता है। लेकिन उस समय पे भावेश शायद नाम था और मनमोहन शर्मा जी के, वो बहुत बेहतरीन और बहुत 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 करीबी, मतलब आप समझ सकते हो वैसे व्यक्ति थे। और जैसा मैंने व्यक्तित्व बताया कि मनमोहन भाई, काम करने वाले व्यक्ति का हर व्यक्ति फ़ैन होता है। कुछ जो असली प्लेयर्स होंगे ना वो काम करने वाले व्यक्ति के फ़ैन होंगे, और जो असली प्लेयर्स नहीं होंगे वो काम करने वाले व्यक्ति से जलेंगे। ये अंतर होता है। तो मिस्टर मनमोहन शर्मा और मिस्टर विपिन साहनी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ताकतवर दिग्गज लोग हैं कॉर्पोरेट कल्चर के। तो ये काम करने वाले व्यक्ति के साथ में कॉर्पोरेट फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इन्हें पता है ये काम करने वाला व्यक्ति है। तभी वो चीज़ आपको जंगल का शेर भी बनाती है। ये भी चीज़ ध्यान रखना। और अगर इनकी जगह कोई टटपूंजिया होता है, वो क्या होता है, वो कुड़ता रहता है, अरे ये तो काम कर गया, हमसे आगे निकल गया, हमसे ना। तो इसीलिए जब आपको कॉर्पोरेट के अंदर ये लेसन भी है, कॉर्पोरेट के अंदर अगर आपकी दिग्गजों के साथ फाइट हो, डोंट वरी। मैं इसके अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट देता हूँ जो मैंने रामायण महाभारत से ही सीखा था, बल्कि महाभारत में ही कहा गया था कि शायद अभिमन्यु ने कहा था जब उससे लड़ाई हुई थी भीष्म पितामह की, या किसी और की हो रही थी, कर्ण की या अभिमन्यु की, किसी एक वीर की थी, आपस में लड़ाई हो रही थी। तो उसके अंदर जब लड़ाई हो रही थी तो कहा था बेटा क्यों मरना चाहते हो, हट जाओ। तो उसके अंदर उस वीर ने ये जवाब दिया था कि सावधान, आप ये सोचिए कि मैं जो युद्ध कर रहा हूँ वो युद्ध किस स्तर पे और किस व्यक्ति के साथ कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा युद्ध कर रहा हूँ जिसमें मैं हारा तो मैं किससे हारा, इसमें मेरी शान है, और अगर मैं जीत गया तो मैं किससे जाकर जीता, ये देखो। समझ गए। तो जब हमारी मनमोहन शर्मा जी की और विपिन साहनी जी की अगर आपस में दिग्गजों में लड़ाई होती है, उस लड़ाई को आप सीखिए, उसको युद्ध को जीतने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप उसमें हारे तो आप किससे हारे, और अगर आप जीते तो किससे जीते। तो आपके कौशल को, आपके हुनर को, आपके स्किल को, आपके राजनीतिक सोच समझ को
बहुत गहरा कर देती है, वो बहुत गहरा कर देती है। उसी के ऊपर मैं आपको दावा बताता हूँ कि राजनीति के अंदर हमसे टकराना जो है बहुत मुश्किल काम है। कुछ तो ग्रहों की कुंडली की ताकत है, कुछ ये मेरा सबसे फेवरेट क्षेत्र है, मैं डीप एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, और कुछ महादेव की कृपा है कि वो उसकी कृपा ज़रूर चाहिए, वो धर्म के साथ में चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों का क्योंकि मैं एमैलगेमेशन जो है वो मेरे साथ देता है यूजुअली, तो इसीलिए मैं राजनीतिक एंगल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेता हूँ। तो अंदर विपिन साहनी जी ने जो है ये कहा इस बंदे को उतारो, कहाँ डालो, वो भावेश शर्मा की टेरिटरी में डालो, ये लड़का जो है ये इसमें दम है, ये उसकी टेरिटरी को संभाल लेगा। तो उन्होंने मुझे उतारा सेंट्रल दिल्ली में। अब सेंट्रल दिल्ली के अंदर उतारा तो भैया मामला ये कि देखो बिज़नेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसमें समझो कोई कंपनी जो होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैटर करती है। पहली चीज़ मैटर करती है पैसा। तो जैसा मैंने बताया साउथ दिल्ली से हमारे पास में पैसा बहुत आता था, 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख की टेरिटरी जो थी वो कम से कम थी। 5 लाख 6 लाख रुपए महीने का बिज़नेस जो है वो आपको साउथ दिल्ली जो है वो देती है। 3-4 लाख 5 लाख मेरे ख्याल से अंदाज़ा भी है, इतनी टेरिटरी आपकी वो थी। आपकी नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली जो थी ठीक ठीक थी, 1.5 2-2 लाख की टेरिटरी थी। सेंट्रल दिल्ली जो उस समय पे टेरिटरी थी, जैसा मैंने बताया इसका पोटेंशियल इतना नहीं था, लेकिन भावेश शर्मा ने अपने दम पर इसको 1.5-2 लाख की टेरिटरी बनाया हुआ था। अदरवाइज़ ये टेरिटरी 30-40 हज़ार की रह जाती। अब आप समझ रहे हो मेरे को सेंट्रल दिल्ली में उतारने का दरे। अब उन्होंने टास्क ये दिया, देखो यार 1.5-2 लाख का उस बंदे ने 20 साल 15 साल मेहनत करके इसको बनाया, तुमने इसको पोटेंशियल को गिरने नहीं देना। समस्या ये, मैं जैसी एंट्री में जाऊँ वहाँ पर उस बंदे की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी मुझसे पहले सेंट्रल दिल्ली में। हर को कोई पहले तो शर्मा जी आते थे, तुम नए आए हो, अब नए बंदे को एंट्री ना मिले आसानी से, नए बंदे को मार्केट में एंट्री ना मिले, क्योंकि जो पहला दिग्गज है जो काम करके गया है अगर उसका काम बहुत सुदृढ़ है तो वो याद किया जाएगा। यहाँ से मैंने अपनी मार्केटिंग के पहले लेसन, क्योंकि अब तक क्यूरेशो में जो टेरिटरीज़ मिली थी वहाँ मैं पहला प्लेयर था, यहाँ से लेसन सीखा कि काम को इतनी ज़बरदस्त तरीके से करो, इतने धुआंधार तरीके से करो कि साला जब तुम टेरिटरी में से हट जाओ ना तो नया बंदा एंटर करते हुए घबरा जाए, कहते यार क्या काम करके गया बंदा, यार उसके नाम को हटाऊंगा तो अपना नाम डालूंगा ना। लेसन समझ रहे हो यहाँ से मार्केटिंग और सेल्स का क्या है। ये लेसन जीएसके ने मुझे सिखाया था जब भावेश शर्मा की टेरिटरी में मुझे डाला गया था। तो पहले तो वहाँ से सीखा, वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। मैंने कहा भैया शर्मा जी ने अगर इतना काम किया है तो अब समझ में आ रही है वो टेरिटरी 40 हज़ार की 1.5 लाख 2 लाख पे क्यों गई है। और यहाँ पे आपको काम करना है और यहाँ पे आपको शर्मा जी के नाम से खुद के नाम को रिप्लेस करना है। डिफ़िकल्ट टास्क, हाउ विल यू डू दिस, बहुत मुश्किल है। तो अलग पैतरे लगाए गए, अपनी ताकत के ऊपर खेला गया, अपनी चीज़ें करी गई। 2-4 चीज़ें एग्जाम्पल देता हूँ जो चीज़ें कुछ कुछ उसमें ट्राई की गई। पहली चीज़ ट्राई की गई लेटर्स की, आप समझ गए, ग्रीटिंग्स की। डॉक्टर क्लिनिक में एंटर नहीं करने देते थे। आप गए हो, क्योंकि देखो आप अभी मेडिकल इंडस्ट्री को समझो, डॉक्टर के पास लिमिटेड टाइम है। डॉक्टर अपना टाइम सबसे ज़्यादा किसको देगा, पेशेंट को, बिकॉज पेशेंट इज ए सोर्स ऑफ इनकम। आखिरी के 5-10 मिनट 15 मिनट का टाइम वो देने वाला है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, और उन्हीं के अंदर से चुनेगा कि ठीक है ये मुझे चाहिए, वो उसके इंटरेस्ट को क्या सूट करता है, क्वालिटी है नहीं है, ये सारी चीज़ों को आंकलन करके वो करेगा। एक बार उसने अपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिए, वाई विल ही गिव टाइम टू यू। और उसमें पर्सनल रिलेशन बहुत काम करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। मैं बाकी इंडस्ट्रीज़ का नहीं जानता, उसमें मैंने काम किया है। अगर आपके डॉक्टर के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आपको ट्यूनिंग बना कर रखनी है, एंड देन यू आर लेफ्ट विद नथिंग, कोई काम नहीं है इस इंडस्ट्री में। जब मैं आपको बता रहा हूँ पहले साल 2 साल तो मैंने क्यों काम किया क्यूरेशो में, मैंने बताया क्योंकि नया ब्रांड एस्टेब्लिश करना था, नया चीज़ था, कंपनी का ही ब्रांड नया था। जीएसके के अंदर तीसरे साल क्यों काम करना है, क्योंकि भावेश शर्मा को रिप्लेस करके अपना नाम डालना है। जब आपने ये सेंट्रल दिल्ली का ये काम एक बार कर दिया तो भाई ज़िंदगी के अंदर आराम क्या होता है वो हमने भोगा है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से सुबह से शाम तक पागलों की तरह मेहनत भी की है, और दुनिया में जितना बंदा कोई आराम नहीं कर सकता उतना मैंने आराम भी किया है, एक सिद्धांत के साथ कि मैंने समय ख़राब नहीं किया। आराम करते करते भी अपने स्किल को कैसे बढ़ाया जाए ये हुनर हमारे पास है। और जब मैं मेहनत के लिए निकल गया और जब ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया और 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करी, तो अपना जितना स्किल और कौशल आपने अर्जित किया है उसको कैसे यूटिलाइज़ करके आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करके उसमें से परिणाम निकालने हैं, इसका भी हमारे पास में अनुभव आ गया। ये तो तीसरा चौथा स्टेप है। ये जून 2024 में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय पर्यावरण वगैरह के अंदर संगठन में नई चीज़ें खड़ी कर रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं, हर चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ नहीं होती है। आप नई नई चीज़ों को लगातार स्किल करते हो, नए नए तरीके से आप काम करते हो, तो यू गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये अनुभव है, ये ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है जी। अब मामला क्या है, अब आपको ये देखना है कि यार भावेश शर्मा के नाम को हटाया कैसे जाए और वहाँ कैसे लाया जाए। यहाँ पर दिमाग लगाया गया, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ लगाई गई। और ये स्ट्रैटेजीज़ क्या लगाई गई, सबसे पहले क्या किया गया, जितने हॉस्पिटल्स थे, इन हॉस्पिटल्स के अंदर देखो 2 कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स हैं।
एक डॉक्टर्स हैं जो दिग्गज हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, समझ गए। एक डॉक्टर्स हैं जो नए नए इंटर्न्स हैं, जो अभी अभी बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आए हैं, राइट। तो हर एक के लिए विद टाइम, पहले दिन से नहीं हो गया, विद टाइम, क्योंकि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हो, नई नई चीज़ें ट्राई करते हो तो आपको आ जाता है। तो मैं कोड बता रहा हूँ क्या क्रैक कर दिया गया। जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं जो पुराने हैं, इन डॉक्टर्स को यार तुम ज्ञान थोड़ी दोगे यार, ये तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इनको चाहिए ह्यूमिलिटी, इनको चाहिए जीएसके के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। आपको जो सेमिनार्स कंडक्ट कराने हैं, आपको उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी है, आपको उनको सम्मान देना है। तो आप लोग अभी सेल्स में नहीं हो, कभी बच्चे आपके अगर सेल्स के अंदर जाएंगे तो ये समझना है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, वहाँ पर आप अपना ज्ञान केवल इतना दिखाएं कि आप ये बता सकें कि मैं आपके सामने बैठने के लायक हूँ। अदना तो हूँ आपसे, लेकिन मैं आपके सामने बैठने के लायक हूँ, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति किसी अनपढ़ को एंटरटेन नहीं करेगा, पहली बात। लेकिन ज्ञान कितना दिखाना है, जितने में सामने वाले की ईगो हर्ट ना हो। प्यार प्यार से जानो, उसका तरीका होता है सेल्स के अंदर। आज की सेल्स की पिच से ही आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो जो ज्ञानवान व्यक्ति है, मैम क्षमा चाहता हूँ, मैंने एक्चुअली नया ज्वाइन किया है, तो इफ़ यू डोंट माइंड मैम, मैंने बहुत सुना है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपको क्या बताऊँ, आपको तो सब कुछ पता ही है। लेकिन इसके अंदर मैम वो जो टैनिन्स होते हैं ना, वो डाले गए हैं, जिससे हमारी स्किन के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। आप समझ रहे हैं? तो एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। और जब आप मिलते हैं, मैम मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे एक्चुअली मिल पा रहा हूँ। ये तो अब हिंदी हो गई मेरी ऐसी, क्योंकि हम इस चीज़ में आ गए। उस समय पे तो अंग्रेज़ी में बात करनी होती थी, ठीक है ना। तो वो अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी मैम। सो फॉर्चुनेट ऑफ मी मैम कि अगर मुझे आज आपसे जो है अपॉइंटमेंट मिल गया। सो मैम, बिकॉज़ जीएसके के साथ में जो है आपका इतना लंबा जो है मैम संपर्क भी रहा है, और आपने हमेशा हमें ब्लेसिंग्स दी है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैम जो हम लेकर आए हैं। और इस प्रोडक्ट की मैम ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो है इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो स्किन को रिजुवनेट करने में मदद करते हैं। और इसका जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट रहता है वो मैम जो लेयर है, बिकॉज 5 लेयर्स रहती थी, उसके अंदर थोड़ा आप नॉलेज गेन करके जाते हो। तो हल्का सा आपने केवल बताया, तो आपके बात करने का लहजा, आपकी कितनी छोटी आपने मतलब धीरे धीरे करके आपने उसको पिच को आराम से करा। कितना केवल ज्ञान उतना बताना जितने में आप उनसे बहुत छोटे रहो, लेकिन आप ये बता सको कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, सो दे कैन इंटरेक्ट विद यू। एंड अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकें, ये चीज़ आई। और फिर उसके बाद में बड़ी कामली एंड सॉफ्टली यू जस्ट मूव आउट ऑफ द चैम्बर, और आप उनके पास में ग्रीटिंग्स बनाने सीखे हमने। आप समझ रहे, मैंने ग्रीटिंग्स जो थे कलर्ड पेन के साथ बनाने सीखे। गुड मॉर्निंग के ग्रीटिंग्स पहुँचे लोगों के पास, सबके पास पहुँचे। एंड जितने भी ऊपर के लोग थे, दे वर इम्प्रेस्ड विद द ह्यूमिलिटी ऑफ दिस पर्सन। अच्छा बच्चा है, बढ़िया बच्चा है। आप समझ गए। जो नए इंटर्न्स आए हैं, जो नए नए बच्चे आए हैं अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, इनको आप ज्ञान ऊपर उठाते हैं। इनके लिए ज्ञान आप इसलिए लेकर चलते हैं कि देखो भैया, वांट टू नो समथिंग, आपके लिए काम आएगा ये चीज़, देखो कैसे काम करेगा, मैकेनिज्म एक्शन क्या है। क्या बच्चे हैं ना, वो भी आप ही की उम्र के हैं ना, वहाँ पे आप ज्ञान की प्रकाष्ठा को बढ़ाते हैं। दे वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू। वहाँ पे आप ह्यूमिलिटी रखोगे, अच्छा होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ज्ञान की तलाश में, उनको ज्ञान दिखाया गया। आप समझिए, 2 चीज़ें हुई। मार्केट के अंदर जब गए, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। दे हैव अ डिफरेंट फोकस। मुझे ये कंपनी जीएसके जो है वो 1 साल के बाद में सेमिनार पे भेजेगी, इंटरनेशनल टूर पे भेजेगी। आई जस्ट वांट माय रिलेशन टू बी गुड विद जीएसके। कॉल योर मैनेजर, उसको बताओ कि मेरे लिए क्या है क्या नहीं है। उनको इन चीज़ों से, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है भाई। उनकी वो अंडरस्टैंडिंग समझी गई। वहाँ केवल हम जाते थे, वहाँ पे कोई ज्ञान व्यान कुछ नहीं है। आप कोई ज्ञान झाड़ोगे, कुछ नहीं होने वाली वैल्यू आपकी। आप वहाँ पे बैठते थे, केवल आपसे बिल्कुल सही कह रहे सर, सर आप तो महान है सर, आप बढ़िया सर, क्या बात सर, आपने तो कराया सर, आपने बढ़िया कराया सर, तुम्हारी कंपनी ये है। गालियाँ खानी होती है तो कंपनी को खा रही है गालियाँ, ये खा रही है, बेइज्जत नहीं हो रही। बट अगले व्यक्ति को एक बंदा चाहिए जिससे वो बातचीत कर सके, दैट्स ऑल। डॉक्टर चैम्बर में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं। और ऐसा नहीं है भाई, दे आर हाई इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स है तभी तो उन्हें, अबे तुम क्या बताओगे प्रोडक्ट के बारे में, हम तुम्हें बता देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या ज्ञान दोगे? ऐसे व्यक्ति को ह्यूमिलिटी नहीं चाहिए, उसको चाहिए बंदा एक ऐसा चाहिए जिसके साथ में थोड़ा सा बात करने में मज़ा आए, कुछ लगे, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे। तो 3 शेड्स, जिस डॉक्टर को जो चीज़ चाहिए थी उस डॉक्टर को वो चीज़ जो है सेल्स में दी जाती है। उनके एस्पिरेशंस को, ऑफ कोर्स विद योर लिमिट्स,
हर चीज़ की लिमिट होती है ना, आप उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यही चीज़ जो है आपको धीरे धीरे पॉलिटिक्स के लिए तैयार करती है। सेल्स के अंदर ये चीज़ होती है, ये पॉलिटिक्स का, राजनीति का पहला स्टेप होता है, जिसको उस समय इनएडवर्टेंटली हम ग्रैब कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ही ये मात्र 5 से 6 महीने के अंदर गेम जो थी मुझे समझ में आने लग गई। केमिस्ट थे, भाव नहीं देते थे, केमिस्ट के पास जाते थे, केमिस्ट अरे शर्मा जी आते थे यार, वो ऑर्डर लेकर जाते थे यार, ये चीज़ें वो, उनसे रिलेशन बनाना, केमिस्ट के साथ में रिलेशन बनाना, प्यार से बात करना, चीज़ों को समझना, एक एक जगह पे एक एक वो चीज़ों को रखना, ये सारी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे सीखी गई सेल्स के अंदर। तो एक नया लेसन था आपके लिए पूरे साल में सीखने का। तो आपने ये बनाई और आपने 6 महीने के अंदर अंदर उस टेरिटरी को अपनी पकड़ में बना लिया। इसके साथ साथ जो काम शर्मा जी ने नहीं किया वो काम हमने शुरू करा। क्या पूरी लिस्ट में आपके 100 डॉक्टर्स हैं, शर्मा जी अपना बिज़नेस केवल 15 डॉक्टर से निकालते थे। और जैसा मैंने बताया, एक बार आपने अपनी टेरिटरी बिल्ड कर दी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है पूरी कर दी, फिर सो जाओ। कंपनी को क्या लेना देना, कंपनी को तो महीने का 1.5 लाख रुपये चाहिए तुम्हारी टेरिटरी से। जो इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहती है वो कर दो। सेल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेल के अंदर हर रोज़ सुबह तुम 9 बजे आओ, 5 बजे आओ, ये मैटर नहीं करता। कंपनी को चाहिए पैसा, तुम्हारे में पैसा लाने का दम होना चाहिए, सिंपल। तो ये चीज़ हुई। तो ये होने के बाद में 1.5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर टेरिटरी होगी। अब आपको टेरिटरी फिक्स हो गई है, डॉक्टर्स आपको जानने लग गए हैं। जो काम अब कंपनी को इसलिए अच्छा लग रहा है कि जो काम किसी बंदे ने 15-20 साल में डेवलप करी थी धाक को, उसको इस बंदे ने 6 महीने के अंदर पकड़ लिया। और जहाँ जाएं वहीं पे व्यक्ति अप्रिशिएट करे, क्योंकि इंटर्न्स तो इसलिए हमारी बात सुने क्योंकि वो कह रहे हैं आज कुछ लेकर आया, नया ज्ञान की चीज़ लाया हुआ, उनको ज्ञान दिया जा रहा है। जो बड़े हैं वो इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं, लड़का अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है। और जो नीचे वाले हैं जिनको कुछ नहीं है, उनको सिर्फ अपनी भड़ास निकालनी है, वो कह रहे हैं ठीक है यार, बढ़िया है लड़का तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। वहाँ पे सही चल गया मामला। केमिस्ट आपने 15-20 तैयार कर रखे हैं, जो आपकी केमिस्ट्री ये तैयार कर गया। इसके बाद एक और रणनीति ऐड की गई। वो रणनीति ऐड की गई कि भैया शर्मा जी अपने 100 डॉक्टर्स में से केवल 12-15 डॉक्टर्स पे काम कर रहे थे, जो मेन उनको प्रोडक्शन देने वाले थे। बाकी जो 85 डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मेहनत की, इनको तैयार करने की। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है सेल्स में, लेकिन आज अगर आप इन पे काम करोगे तो 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ये आपको 50-60 हज़ार, 70 हज़ार का बिज़नेस एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। दैट नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क की हमें कमी नहीं थी उस समय पे। भावेश शर्मा जी जो गए थे उनकी उम्र 45 साल थी, हम तो जवान थे, हमारे तो खाली थे, हमारे पे काम ही गया था। तो उनको तैयार करना धीरे धीरे साथ साथ में शुरू कर दिया गया। और ये चीज़ जब 6 महीने के अंदर विपिन साहनी जी ने और मनमोहन शर्मा जी ने देखी तो उनको ठीक लगा, बढ़िया लगा। अब समस्या आया नेचर में, एटीट्यूड में। विपिन साहनी जो थे वो पहली बार भी लुक से इम्प्रेस हुए थे। 6 महीने के बाद में जब भी आते थे हमारे साथ काम करने के लिए बहुत इम्प्रेस होते थे। वो कहते थे भैया बढ़िया है। समस्या क्या थी कि विपिन साहनी जी आरबीएम और नीचे जो मनमोहन शर्मा जी एबीएम, इन दोनों की आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी। और जो यूजुअली कॉर्पोरेट में होता है, जिन लोगों की ईगो, जैसे मेरी ईगो बहुत है, मनमोहन शर्मा जी की बहुत है, विपिन साहनी जी की बहुत है, ईगोज़ आपस में टकराती हैं। मनमोहन शर्मा जी के पास में हम बिल्कुल झुक के ही चलते थे, भैया ये मैनेजर है हमारे, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर तो तीनों ही शेर है ना। तो विपिन साहनी जी और मनमोहन शर्मा जी की ईगो आपस में टकरा रही है। अब एक एबीएम है, एक आरबीएम है। आरबीएम जो है वो एबीएम जो है एरिया बिजनेस मैनेजर, रीजनल बिजनेस मैनेजर से छोटा है। अब एबीएम से नीचे हूँ मैं, और मेरी और आरबीएम की ट्यूनिंग बैटरी है बहुत बढ़िया। तो एबीएम के दिमाग में तुम्हारे लिए खटका आएगा कि नहीं आएगा? खेल समझ रहे हो? यहाँ से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा किसी के साथ में कोई लड़ाई हो या कुछ हो, लेकिन आरबीएम जो है हमारे साथ में पिक्चर देखने जा रहा है भाई। आरबीएम कह रहा है भाई तू बंदा है, इम्प्रेस इतना है ना, पूरा दिन काम करा, काम करने के बाद में चल भाई छोले भटूरे भी तेरे साथ ही खाऊंगा। विपिन साहनी जी आए हुए हैं, पंजाब से दूर से आए हुए हैं, वो यहाँ पे अकेले रहते हैं। आप सेल्स का एक और प्रॉब्लम होता है, आप अपनी फैमिली से कई बार दूर जाके रहते हो। जब तक आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप अपने एरिया में नौकरी मिल जाती है, लेकिन आप एरिया मैनेजर बनते हो, आरबीएम बनते हो, तो आपको दूसरी जगहों पे जाके बच्चों के साथ में काम करना होता है। तो रीजनल बिजनेस मैनेजर पंजाब के हैं, वो दिल्ली के अंदर उनकी पोस्टिंग है, वो रह रहे बेचारे अकेले कमरे के अंदर, तो क्या करेंगे? वो दिन भर जैसे काम किया हमारे साथ में, शाम को मेरे साथ में घूम रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ घूमना भी अच्छा लगता है, जो बंदा जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग का इम्प्रेस पहली बार से। इससे एबीएम मनमोहन शर्मा जी को दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत इसलिए हो रही है कि यार ये इन दोनों की ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी बन रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो साउथ दिल्ली के अंदर जो टेरिटरी के अंदर, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली के काम को कौन बंदा टक्कर दे सकता है, साउथ दिल्ली दे सकते हो, वो साउथ दिल्ली के ऊपर वर्द में हस्त रख रहे हैं, वहाँ से उनको तैयार कर रहे हैं। लेकिन इनएडवर्टेंटली, मतलब हम चाहते नहीं थे, लेकिन आपस में हल्का सा जो है ये मतभेद जो है वो हल्का सा आया।
तो उस समय पे तो हम छोटे थे, मतलब हम डायरेक्ट पॉलिटिकल फाइट में अवेलेबल मतलब हम नहीं थे, हमें क्या करना, हम तो सबसे अदनी हैं, तो हम क्या पॉलिटिकल फाइट करेंगे पॉलिटिक्स। लेकिन ये उस समय पे इंप्रेशन जो था वो धीरे धीरे आपके ना सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जाने लग जाता है, तो आगे जाके फाइट्स में काम आएगा, आपको पता चलेगा क्या है। तो विपिन साहनी जी जो थे हमारे आरबीएम थे, इधर से एबीएम थे, इन दोनों की आपस में जो खटपट हुई, तो एबीएम अगर आरबीएम को काटना चाहता है तो एबीएम किसको भड़काएगा, जनरल मैनेजर को। खेल समझ रहे हो, सबसे ऊपर कौन है, नेशनल सेल मैनेजर या जनरल मैनेजर, उसके नीचे आरबीएम, आरबीएम के नीचे एबीएम, एबीएम के नीचे एग्जीक्यूटिव। अब एबीएम और आरबीएम की खटपट है, एबीएम अगर आरबीएम को हटाना चाहता है या उसके साथ उसकी नहीं बनती तो जाहिर सी बात है उसको हटाना चाहेगा, उसको हटाना चाहेगा तो वो क्या काम करेगा, वो ऐसे काम करेगा जिससे ऊपर का जो जनरल मैनेजर है, जो नेशनल सेल्स मैनेजर है, उसको भड़काया जाए ताकि आरबीएम का पत्ता जो है वहाँ से साफ़ हो जाए और एबीएम जो है वो फ्री होल्ड पे काम करे। तो पॉलिटिक्स ऊपर एबीएम और आरबीएम के लेवल पे चल रही थी, और एबीएम और आरबीएम के लेवल के ऊपर ऐसे चल रही थी कि एबीएम के हाथ में, जैसे साउथ दिल्ली है या कुछ है, इसके अंदर काफ़ी होल्ड जो है वो बना दिया गया और उसको जो है सप्लाई को रोकने की और ये सारी चीज़ों की कोशिश बड़ी डिस्क्रीटली की गई। आरबीएम और वक्त भी होता है, राजनीति के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वक्त आपके साथ है कि नहीं। कितना भी बड़ा कोई धुरंधर हो, जैसे मैंने बताया कि हम राजनीति में बहुत बड़े धुरंधर कुछ काम नहीं आते, अल्टीमेटली फ़ाइट के अंदर अगर वक्त आपके साथ नहीं है तो रावण भी हारता है। रावण के पास में राजनीति की कोई वो कमी थोड़ी थी, समझ रहे हैं। आप देखिए रामायण में कितनी कूटनीतिज्ञ जो है कितनी गहराई से सोच सोच के एक एक चाल चली है, फिर भी हारते हैं। महाभारत में कमी थोड़ी थी, वो तो खुला ही खून खून हो गया, कोई मामला ही नहीं है, वहाँ तो राजनीति की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वहाँ तो था भैया मिलेगा तो मार देंगे, वो वाला मामला हो गया। तो ये चीज़ है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें एक साल में जो हम उस साल में जी रहे थे, आरबीएम साहब का वक्त ऐसा आया कि जो उनकी टेरिटरी दिल्ली थी वो एक तरह से समझो मेरे ख्याल से 50-60 लाख की टेरिटरी थी, शायद 50-60 लाख की टेरिटरी थी, और बीच में 1-2 महीने ऐसे आए जिसमें वो केवल 15 लाख या 20 लाख ही पहुंच पाई। तो आप खुद सोच सकते हो कितना डाउन हुआ होगा सेल के अंदर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एक्सीलेंट आरबीएम, ही वाज एन एक्सीलेंट रीजनल मैनेजर मिस्टर विपिन साहनी। और मेरे कॉर्पोरेट करियर के अंदर मैंने इतने बेहतरीन आरबीएम्स के साथ में कम ही काम किया है। दम था उस व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति चला सकता था, चीज़ों को कर सकता था, बढ़िया कर सकते थे। तो मैं आपको फैक्ट बताऊं तो जितने मतलब अच्छे लोगों से मैं आज के समय पे मिलता हूं, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे लोग जो थे वो मतलब जीएसके के अंदर अपने को देखने को मिले थे। बढ़िया कल्चर था, बढ़िया लोग थे और दम था लोगों में। तो विपिन साहनी जी का समय ने साथ नहीं दिया, तो अब क्या हुआ, अब शेर को अगर आप उसकी ईगो के ऊपर बात आएगी, वो नौकरी छोड़ेगा एनएसएम और आरबीएम के बीच में, क्योंकि एक तरफ से सेल सपोर्ट नहीं कर रही, दूसरे बाद में आपका एबीएम जो है वो आपके लिए ट्रैप बिछा के बैठा है। तो एक जो शेर है, जो हाथी है, वो फंस जाता है और उसके अंदर वक्त का भी रोल सबसे बड़ा होता है। अगर वक्त उनको सेल को 1-2 महीना इतना ज़्यादा नहीं काट देता तो उतना बुरा हाल नहीं होता। बट उसके बीच में एनएसएम और आरबीएम के बीच में दिक्कत हुई और विपिन साहनी जी को कंपनी छोड़कर जाना पड़ा। कंपनी छोड़कर गए तो होल्ड किसके हाथ में आएगा, एबीएम मिस्टर मनमोहन शर्मा जी के हाथ में। अब मिस्टर मनमोहन शर्मा जी के हाथ में आ गए, अब मुझे लग गया, मैंने कहा भाई यार मैं गया। क्योंकि क्या होता है, चाहे आप दिखाओ या ना दिखाओ, हम तो अपनी तरफ से मनमोहन शर्मा जी का कभी अपमान नहीं करना चाहते, बात नहीं समझ गए। लेकिन अब आरबीएम आपके साथ में पिक्चर भी देखने जा रहा है, खाने भी जा रहा है, वो जला रहा है मनमोहन शर्मा जी को, एबीएम को। अब आरबीएम हट गया तो सोचो मनमोहन शर्मा जी का क्या क्या हाल करेंगे भैया तुम्हारा, समझ रहे हो बात को। तो डर भी लगता था उस समय पे यार। मैंने कहा यार ये शेर है, इंटरव्यू के टाइम से हमारे और इनके ग्रह ज़्यादा मिलते नहीं, ये बंदा मुझे खा जाएगा, बड़ी टोंटबाजी करते थे। मतलब वो यहाँ से राजनीति की हल्की स्टार्टिंग आता है, ठीक है ना। ये तो आए हैं, ये है वो है, तो जान जान के वो इसलिए चिढ़ाते थे कि ये बंदा कुछ बोले, ये कुछ गलती करे और मैं इसके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन ले पाऊँ, राइट। लेकिन ये चीज़ आपको सिखाती है कि धैर्य रखना कितना ज़रूरी है। वक्त जब आपके साथ ना हो तब कैसे बिहेव करना है, वक्त जब आपके साथ हो तब कैसे बिहेव करना है। तो ये चीज़ें थी। तो उस समय पे अपने को मनमोहन शर्मा जी जो थे वो इस तरीके से जो थे अपने को टैकल कर रहे थे। तो ये मामला जो था अपना हुआ, होते होते मनमोहन शर्मा जी का खैर वहाँ से उनका प्रमोशन हो गया और वो बन गए रीजनल बिज़नेस मैनेजर। तो जब रीजनल बिज़नेस मैनेजर बन गए तो उसके बाद में आए गए हमारे नए एरिया बिज़नेस मैनेजर्स। नए एरिया बिज़नेस मैनेजर्स आए मिस्टर
वासन थे, कमल वासन थे शायद, और दूसरा था प्रवीण। तो प्रवीण बन गए हमारे एरिया बिजनेस मैनेजर। यहाँ पर मेरे भी 2 साल 2.5 साल जीएसके के अंदर जो थे वो कंप्लीट हो रहे थे। जीएसके के अंदर एक नॉर्म ये था कि आपके 3 साल कम से कम पूरे होने ज़रूरी हैं एरिया बिजनेस मैनेजर बनने के लिए, नहीं तो आप उसके लिए जो है वो आप एरिया बिजनेस मैनेजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो प्रवीण जी थे, जो नए एबीएम आए थे, अब ये शेरों की क्लास नहीं है, ये क्लास है नॉर्मल व्यक्ति की। अब ये बेचारा एरिया बिजनेस मैनेजर है। अब एरिया बिजनेस मैनेजर है, मुझ जैसे तेज़ व्यक्ति को शेर ही संभाल सकता है। या तो मनमोहन शर्मा संभालेंगे मुझ जैसे व्यक्ति को, या विपिन सानी संभालेंगे। समझ रहे हो क्लास क्या है? तेज़ घोड़े को संभालने के लिए आपको ताकतवर बंदा, लगाम लगाने वाला चाहिए। आम आदमी जो है उसको संभाल नहीं सकता। आप समझ रहे हो? अब आ गए प्रवीण जी एरिया बिजनेस मैनेजर, दूसरा तीसरा साल था, वो आ गए। तो आने के बाद में अब क्या होगा, एरिया बिजनेस मैनेजर जिसमें काबिलियत पूरी ना हो, और अगर वो ये सोच रहा है कि मैं लीडर हूँ, तो नीचे के व्यक्ति में जिसमें दम होगा ना, वो आपको उखाड़ मारेगा। ये मैं आपको राजनीति का भी नियम बता रहा हूँ। एक लीडर का ताकतवर होना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक लीडर जो है वो बहुत ताकतवर हो। एक लीडर ताकतवर है तो नेपोलियन की तरह पूरी की पूरी आर्मी को आगे ले जाएगा। आप समझे? सिकंदर है तो खींच लेगा। तो मुझ में ताकत जो है वो सिकंदर नेपोलियन के, इसलिए मैं पूरी की पूरी टीम को नेपोलियन और सिकंदर के तरीके से चलाता हूँ आगे। लेकिन अगर मुझ में इतनी ताकत ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, इनको हमें करना चाहिए। और जो आपकी पूरी आर्मी का सबसे बड़ा सिकंदर है, उसको आपको मोटिवेट करना चाहिए। ये रणनीति है जो हमें सीखनी चाहिए। 99% केस में क्या होता है, जो गलतियां यूजुअली हम करते हैं, जैसे हम एरिया बिजनेस मैनेजर बनते हैं, हमें ये लगता है कि हमारे पास में काबिलियत बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होती। और हम हर व्यक्ति से, अपनी ही टीम के व्यक्ति से जो कि बहुत ताकतवर व्यक्ति है, उससे हम ये सोचते हैं कि चाहे मेरे पास ज्ञान हो ना हो, तुम मुझसे ज्ञान ज़रूर लो। यहाँ पर पैतरा उल्टा पड़ सकता है। आप समझ रहे हो? यही फ़र्क है मिस्टर प्रवीण में और मिस्टर मनमोहन शर्मा में। मिस्टर मनमोहन शर्मा ने जब पहली बार इंटरव्यू लिया, उन्हें लग गया सामने वाला व्यक्ति ताकतवर घोड़ा है, तो उन्होंने हल्का सा खुद को बैकफुट में करके आगे इंटरव्यू में भेज दिया। मिस्टर प्रवीण के साथ में उस समय पे दिक्कत ये थी कि इनके पास में ज्ञान तो उतने था नहीं। अब तेज़ घोड़े को संभालने के लिए आपको चाहिए ह्यूमिलिटी, प्यार से करना, कुछ करना। यहाँ पर आप इस घोड़े को पढ़ाने की कोशिश करोगे, घोड़ा कहेगा भाई यार तू कल का, तू कुछ बता तो रहा नहीं सेंस की बात, कौन सुने तेरी? तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट जो था मेरा और मिस्टर प्रवीण का शुरू। अब आता है पॉलिटिकल गेम का सबसे खतरनाक खेल। सबसे खतरनाक खेल। लड़ाई इससे पहले कब हुई थी? यूनिवर्सिटीज़ में हुई। 3 साल 4 साल जब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा, कोई लड़ाई नहीं हो सकती, हाथापाई का मामला नहीं है, पॉलिटिकल फाइट। 3 साल मेरे पूरे हो गए। 3 साल पूरे होने के बाद जीएसके के अंदर आप पेपर देना शुरू करते हो एरिया बिजनेस मैनेजर की प्रमोशन के लिए। तो जैसे ही 3 साल पूरे हुए, 3 साल के बाद में मैं गया, और जाने के बाद में भैया आपको पता है कि आपको क्या पैटर्न तैयार करा, आप 3 साल से इंतज़ार कर रहे हो। 2 साल तो मेरे क्यूरेशो में हो गए थे, 3 साल आपने जीएसके में लगा दिए, 5 साल हो गए आपके पास में। और जबकि मुझ जैसे व्यक्ति की काबिलियत ऐसी है कि वो 3 साल में तोड़ा फोड़ी करके एरिया बिजनेस मैनेजर बन जाए, तो आप सीधा जीएसके में गए। जीएसके के अंदर रिटर्न टेस्ट आया, आपने तोड़ डाला। 90, 95 नंबर जो भी थे, 96 नंबर थे, वो खींच के कर दिया। उसके बाद में आपका आता है जो आपका वो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, उसको पूरा कर लिया। उसके बाद में आपका आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अब खेल समझो। मैं हूँ, मेरे ऊपर एबीएम कौन है? प्रवीण। आरबीएम कौन है? मनमोहन शर्मा। गेम पूरी चेंज हो गई। आप समझ रहे हो? अब मुझे एबीएम बनाने के लिए रिकमेंडेशन किसकी चलेगी? या तो मेरे एबीएम की पहले और मेरे आरबीएम की। एबीएम मुझे संभाल नहीं पा रहा, वो मुझसे जल रहा है कि ये बंदा बहुत ताकतवर है। आरबीएम जो है, जो मेरा आरबीएम है, इनफैक्ट मैं आपको बताना भूल गया, उस समय पे आरबीएम भी चेंज हो गए। क्योंकि आरबीएम अगर मनमोहन शर्मा होते, भाई शेर होता, वो तो मैं टेक्निकली किसी तरह उनको हल्का संभाल लेता। वो आरबीएम जो थे वो दूसरी डिवीज़न में चले गए थे, डरमा की, और उनकी जगह पे नया आरबीएम हमारे यहाँ आ गए थे। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड जेंटल पर्सन। नाम तो यार मैं उनका भूल गया, नाम भूल गया। मोटू जी समझ लो, मोटू जी थे बेचारे, मोटू जी थे। तो अब खेल समझो क्या हो रहा है कि 3 साल के बाद में मेरे को इंटरव्यू देना है। तो मैं हूँ नीचे, मेरा एरिया बिजनेस मैनेजर कौन है? प्रवीण, जो मुझे संभाल नहीं पा रहा, मैं ताकतवर बहुत हूँ। उसके ऊपर जो आरबीएम है, वो आरबीएम बेचारा इतना गऊ आदमी है। आप देख रहे हो ना, हरियाणा में खट्टर सरकार है, कुछ नहीं सुनना भाई, दुनिया में आग लग जाए, हमने को कुछ नहीं है।
जो सुनने में देखने में आया, मैं नहीं जानता खट्टर साहब को, आरएसएस के हैं, दिग्गज होंगे, ओवरऑल बता रहा हूँ, ऊपर से जो इंप्रेशन जाता है उस हिसाब से। ऐसे व्यक्ति आरबीएम है, वो बेचारा बिल्कुल आराम से शांत बंद बैठा है, बिल्कुल आराम से बैठा है। प्रवीण के पास ताकत नहीं है, लेकिन वो खुंदक में बैठा है कि मैं इसे एबीएम नहीं बनने दूंगा, और मैं यहाँ से प्रेशर बना रहा हूँ एरिया बिजनेस मैनेजर बनने का। खेल समझ रहे हो? तो 3 साल के बाद जैसे ही हुआ, आपने पेपर क्लियर करा, आपने रिटर्न टेस्ट क्लियर करा, आप इंटरव्यू में गए, ये बैठे ऊपर नेशनल सेल मैनेजर बैठा। अब प्रवीण जो है वो आरबीएम के साथ में उसकी सेटिंग है, क्योंकि ये तो गाय बंदा है, उसके साथ रिलेशन मेरे भी ठीक है, लेकिन वो पहले एबीएम के सुनेगा ना। एबीएम आरबीएम को ये बोल रहा है इसको रोको यार। वो अपने दिग्गज लगा के प्रवीण ने मेरा इंटरव्यू के अंदर क्लियरेंस रोक दिया, और मेरा दिमाग इसलिए ख़राब कि साला इस समय पे भारत में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर मुझसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति जीएसके में क्या पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। अपन क्यूरेशो में थे तब टॉप पे थे, जीएसके में थे तब टॉप में थे। मैं 3 साल हो गए पूरी मेहनत करते हुए, मेरी टेरिटरी की सेल सबसे ज़्यादा, मैंने सबसे ज़्यादा जीएसके की रेपुटेशन बना रखी है टेरिटरी में, मेरे साला रिटर्न टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर। उसके बाद में मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, क्योंकि एबीएम बीच में अड़ा हुआ है खुसट, जो आरबीएम के थ्रू जो है काम कर रहा है। आरबीएम को आराम से बताया गया, मैं गया आरबीएम से मिला, मैंने कहा सर देखो काबिलियत है मेरे अंदर, मैं 3 साल से 4 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, कुछ कमी है मेरे अंदर तो बताओ, मैं उसको इम्प्रूव करता हूँ। लेकिन ये मुझे भी पता है कि मुझे डेलिबरेटली प्रमोट नहीं किया जा रहा। और वो आरबीएम बेचारा गाय आदमी कह रहा है देखेंगे बेटे देखेंगे, वो दिल से नहीं जा रहा, लेकिन वो इतना शांत है कि भाई वो शांत ही शांत है, उसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। अब खेल समझो, ये जो आरबीएम है बेचारा गोलू, उधर कौन है? मनमोहन शर्मा जी खा जाएंगे भाई, वो भी आरबीएम है। अब वो आरबीएम क्या चाहेगा, एक आरबीएम दूसरा आरबीएम को क्या चाहेगा कि इसको खा जाऊं तो पूरा का पूरा समझ रहे हो? तो ये तो बेचारा शांत है गोलू। इधर वाला जो आरबीएम है मनमोहन शर्मा जी, जो आरबीएम बने थे दूसरी डिवीज़न में, वो इनको पूरा एक्लिप्स करके ख़त्म करके खा जाते, वो उस ताक में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी एक्शन नहीं हो रहा कुछ। लेकिन अगर ये आरबीएम गिरता है, यानी कि मेरे से ऊपर एबीएम और मेरे एबीएम से ऊपर आरबीएम, अगर मेरे आरबीएम को कोई नुकसान होगा तो इनडायरेक्टली बेनिफिट मनमोहन शर्मा जी को होगा, क्योंकि अगली रेस एनएसएम की है। खेल समझ रहे हो? उसमें आरबीएम्स को कटाई होगी तो एनएसएम बनेगा कोई व्यक्ति, बात समझ रहे हो? राजनीति में तो खेल चलना है, ये सारी फाइट होनी है मेंटल। अब भाई प्रवीण ने, मैंने एक टेस्ट दिया, टेस्ट को ख़त्म कर दिया, आरबीएम से जाके बात करा, मैंने कहा आरबीएम कुछ नहीं करने वाला भाई, मामला खत्म है। 3 महीने के बाद में दोबारा टेस्ट आता है, हर 3-4 महीने में आपको बार बार एबीएम बनने का मौका मिलता है जीएसके में। तो पहला टेस्ट इन लोगों ने मेरा कर दिया ख़राब। मेरे लिए वक्त है कीमती, मैं पहले 5 साल पहले इंतज़ार कर चुका हूँ। क्यूरेशो वालों ने मेरा पत्ता काटा, मैंने कहा ये जीएसके वाले भी पत्ता काटेंगे, लेकिन इसके अंदर समस्या क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की समस्या नहीं है। मैंने कहा कितनी कंपनियाँ बदलोगे भाई, तुम फिर नई कंपनी में जाओगे, वहाँ फिर 3 साल का ब्रेक लग जाएगा, ऐसे तो एबीएम ही नहीं बन पाओगे। तो दिमाग मेरा फ्रस्ट्रेट, मैं बीच में फंस रहा हूँ। क्यूरेशो छोड़ के तुम जीएसके में आ गए, जीएसके छोड़ के तुम रेनबैक्सी में चले जाओ, वहाँ भी यही पॉलिटिक्स चलेगी। ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये खतरनाक होती है कॉर्पोरेट के अंदर। अब प्रवीण बिल्कुल आराम से अपनी गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी पावर इन्फ्लुएंस करने की मुझसे ज़्यादा है, और आप प्रवीण को समझा नहीं सकते हो। वो इसलिए नहीं समझा सकते हो क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटी, इनके बीच में कोई इशू नहीं है, इशू ईगो का है। और ईगो भी इस तरह की है कि भाई कुछ हो गया होगा, कुछ बात है, उसको सेटल करने के मूड में नहीं है। और सेटल मैं एक और सिद्धांत बता दूं, इन दो लोगों के मीत जो है, इन दोनों लोगों के बीच में प्रेम पता है कब होगा? जब ये दोनों इक्वली ताकतवर होंगे। बात समझो, ये भी हमेशा अपने बच्चों को सिखाओ, आप की कोई गलती नहीं है, आपसे कोई नाराज़ है, आप उसके सामने केवल माफ़िया मांग के उसका मीत नहीं बन सकते हो। इक्वली ताकतवर होना पड़ेगा, और उसके बाद हल्का हल्का दोनों मोल्ड होंगे, तब जाके प्रीत बनेगी। इसलिए कहा गया भय बिन प्रीत ना होई। इसीलिए आपका ताकतवर जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से दोस्ती भी करना चाहते हो, ये यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो ना, चाहे नरेंद्र से दोस्ती हुई, चाहे गॉड से दोस्ती हुई, उनसे दोस्ती कब हुई? जब आपने अपनी ताकत, अपनी मेटल प्रूव कर दी। अगर आप अपनी ताकत मेटल प्रूव नहीं करोगे, आप दोस्ती नहीं कर सकते। आप केवल और केवल दूसरा व्यक्ति आपको गिड़गिड़ाता रहेगा। तो प्रवीण क्या है, कैपेबिलिटी है नहीं, यहाँ से चिढ़ा हुआ है। आपको पहले इसके लेवल पर आना पड़ेगा, तब जाके दोनों के बीच में दोस्ती होगी, अदरवाइज़ दोस्ती नहीं हो सकती। प्रवीण बैठा आराम से, क्योंकि वो जानता है वो एक बार मेरा प्रमोशन रोक चुका है, अपर हैंड है उसके पास। उसने कहा कितनी बार आ जा बेटा, तेरा प्रमोशन मेरे अलावा हो नहीं सकता। अगला बंदा बैठा है ओवर कॉन्फिडेंस में, बढ़िया बैठा है। यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, आरबीएम भाई सुन नहीं रहा, समझ रहे हो? गेम चल रहा है ये, और कंपनी में छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कंपनी छोड़ने का मतलब है 3 साल और ख़राब होना। अब मामला आता है खेल का।
खेल के अंदर क्या हुई उस समय पे, अगर मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूँगा, अगर वो वीडियो मेरे पास में रही तो, एक क्रेडेंशियल रिपोर्ट बनाई गई, मैंने अपनी बनाई, और वो वीडियो इतनी धमाकेदार है, अगर आप लोग देखोगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि यार वरुण उस समय पे तूने, मेरी उम्र कितनी होगी, 23-24 साल होगी, इतनी धमाकेदार वीडियो बनाई गई थी वो। अब रणनीति क्या लगाएगी, ये मेरी पॉलिटिकल फाइट का, राजनीति का सबसे बड़ा पत्ता था जो मैंने पहली बार खेला था और जिसको मैं जीता था। मामला क्या हुआ, पिछले 3-4 साल में जितना मैंने मेहनत की थी उस सबको एक वीडियो के और पीछे साउंड इफ़ेक्ट के माध्यम से मैंने एक वीडियो तैयार करी, और उस वीडियो को ना केवल एबीएम को तो भेजने का मतलब ही नहीं, आरबीएम को भेजा। अब रणनीति समझो, तुम खेल समझो, ये पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, खेल को समझो। मुझे पता था कि मनमोहन शर्मा जो है गोलू को खा जाएगा, आरबीएम राइट। एबीएम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बैठा है, ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हुए व्यक्ति जो होता है वो रणनीति उस समय नहीं बना रहा होता, वो मेरा एक केस ख़राब कर चुका है और वो बिल्कुल अपनी पोजीशन लेकर बैठा है कि इससे कुछ नहीं होगा। एक वीडियो बनाई गई धमाकेदार, जिसके अंदर अपने खुद को प्रूव किया गया कि जीएसके का सबसे बड़ा क्रेडेंशियल अगर कोई बंदा है जिसका क्रेडिट है एबीएम बनने का, वो मैं ही हूँ। एक तो ये बताया गया, दूसरा सीधा बताया गया कि भैया अगर आप लोगों ने प्रमोशन नहीं करी तो कंपनी के जितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन सब की यूनियन बनाकर भड़काकर तुम्हारी मैनेजमेंट तक को ख़त्म करने का दम मेरे अंदर है। ताकत देख रहे हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन सी चीज़ पे गुर्रा रहा है। ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अदनासा है, इसने कौन सा एंगल पकड़ा, समझ रहे हो ना, चारों तरफ से शतरंज के मोहरे फंसे हुए। तो ये क्या कह रहा है कि एक तो अपने क्रेडेंशियल बता रहा है भाई, एक तो उनसे प्रूफ मांग रहा है कि बताओ कि अगर ये बंदा अगर एबीएम नहीं बनेगा तो कौन बनेगा देश में, कंपनी के अंदर, उसको पैरामीटर को क्लियर करो। और अगर नहीं कर पाते तो ये वीडियो लीक हो जाएगी, और वीडियो लीक हो गई पूरी कंपनी में तो सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस ख़त्म कि यहाँ पर एबीएम केवल राजनीति से बनते हैं। जैसे ही ये इंप्रेशन पूरी जीएसके में चला गया, आपकी पूरी कंपनी क्रैश कर सकती है, आपकी पूरी कंपनी क्रैश कर सकती है। तो वो वीडियो जो है वो मैं इसके साथ में अटैच करूँगा, आप उस वीडियो की रिदम को समझना, वो करना। वो कॉपी भाई भेज दी गई एक तो आरबीएम को, गोलू को, साथ में भेज दी गई किसको, आरबीएम मनमोहन शर्मा को। मनमोहन शर्मा जी को भेजने का मतलब क्या है, समझ रहे हो, पूरी कंपनी, क्योंकि एक लीडर के नीचे का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ अगर कुछ भी उधेड़-बुन कर रहा होगा और ऊपर के राजनीति के अंदर कहीं पंगा है, समझ रहे हो, तो वो जो साथ वाला व्यक्ति वो पूरी कंपनी के अंदर खानाफूसी करके बात फैला देगा। इससे तो अपनी टीम ही नहीं संभल रही है, इसका रिप्रेजेंटेटिव खुद ही इसको धमकी दे रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो इस बंदे की पोजीशन ऊपर, गोलू की पोजीशन कितनी हिल जाएगी, गोलू की पोजीशन हिल जाएगी तो एबीएम अपने आप हिलेगा, हटपटाएगा। एबीएम के ऊपर और इनकी लीडरशिप के ऊपर काम आ गया कि नहीं आ गया। तो एक कॉपी भेज दी गई किसको, आरबीएम मनमोहन शर्मा जी को, एक कॉपी भेज दी गई गोलू को, एक भेज दी गई ऊपर नेशनल सेल्स मैनेजर को। अब फंस गए रणनीति में सब। अब उनको प्लानिंग ये करनी है सारे के सारों को। आरबीएम मनमोहन शर्मा जी तो अपने खेल में लग गए, उन्होंने कहा भाई गोलू को रगड़ दो, गोलू को रगड़ने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने तो रणनीति के सारे जाल बिछाने शुरू कर दिए, कहते भैया कुछ भी करो। अब गोलू बेचारा दिमाग ख़राब हो रहा है, गोलू के खोपड़ी घूम रही है। गोलू कह रहा है यार मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं बढ़िया आदमी हूँ, मैं शांत आदमी हूँ। एक तो उनको डर है आरबीएम मनमोहन शर्मा का, क्योंकि ये मुझे खा जाएगा। एक मेरा एग्जीक्यूटिव साला ये कहते इसमें क्या है, वो प्रवीण के साथ में बैठ रहे, कह रहे यार भाई जागना पड़ेगा यार, जागना पड़ेगा। वो प्रवीण हड़बड़ा गया वो वीडियो देख के, क्योंकि वो जा चुकी है भैया अब एनएसएम के पास में। प्रवीण कह रहा है यार ये मेरी क्लास लगाएंगे साले, क्या पंगा पड़ रहा है, वो पोल खुल जाएगी कि हमने इसका प्रमोशन कैसे रोक दिया। हर बंदे की पोजीशन हिला दी गई सारे उसमें। एनएसएम ने मीटिंग जो है वो अपना ऊपर वालों के साथ में, सबके साथ में कुछ करी और ये रहा। और आरबीएम मनमोहन शर्मा को मीडिएटर बनाया गया। आरबीएम मनमोहन शर्मा को जो है ऊपर जो थी वो बातचीत हुई गई। तो आरबीएम मनमोहन शर्मा जी ने मुझे बुलाया उस समय पे, पहले अपने ही एबीएम ने, आरबीएम ने जो था वो बुलाया। उन्होंने कहा वरुण तुमने मेल भेजी है, कोई बात नहीं, बताओ क्या चीज़ है। हमने उनको कंसर्न बताया, जेन्युइनली आराम से कंसर्न। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। ऑफिशियली तो ये काम हो रहा है, अंदर जो कितनी गहराई में सारी राजनीति चल रही है वो समझ गए, पूरी राजनीति कैसे खिल गई। ऊपर से क्या है, आरबीएम का मेल पहुंची, आरबीएम ने मेल का रिप्लाई करा कि ठीक है बेटा आपके अगर कोई कंसर्न्स हैं विल एड्रेस इट, कम टू माई चैम्बर। और अगले दिन बैठकर एक दो मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में इतनी खबर कान तक आ गई थी, अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो ये लोग मुझे टर्मिनेट कर देते क्योंकि ये खतरनाक वायरस है, ये पूरी कंपनी को ख़त्म कर सकता है, उनको इतना पोटेंशियल पता चल गया था, या तो वो मुझे टर्मिनेट करते कंपनी से, जो कि मुझे कंपनी, भाई आपके पास में जब आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं राजनीतिक अंश हो तो आपको वैसे भी हटना पड़ सकता है। वो रिस्क मैंने लिया, मैंने कहा टर्मिनेशन लेनी ज़रूरी है लेकिन पेल मारो इन्हें।
तो या तो वो मुझे टर्मिनेट करते या मुझे प्रमोट करते, उनको ऐसे राह पे ला दिया। इतनी सारी गेम जब ऊपर नीचे सारी रणनीति हुई और सब लोग हिल गए, सब कुछ बन गए, द नेशनल सेल्स मैनेजर वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन। और उनको इतना समझ में आ गया कि इस ताकतवर घोड़े को संभाल सकता है केवल शेर ही। तो उन्होंने अगला पेपर जैसे मैंने दिया 3 महीने बाद, तो उसके बाद में, बिकॉज़ ये सारी एक्टिवली आपको बताया नहीं जाता, कहा जाता है ठीक है आपका कंसर्न अच्छा है, हम उसके बारे में सोचते हैं और हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट जैसे आपने 3 महीने बाद पेपर दिया, आप उसको उत्तीर्ण करके गए। उत्तीर्ण करने के बाद में आप किस डिवीज़न में आए? जिसके आरबीएम मनमोहन शर्मा थे। तो दोबारा शेर के नीचे कौन आ गया? शेर। गोलू और प्रवीण आराम से बैठे। अब प्रवीण के बन गए आप काउंटर पार्ट। प्रवीण एक डिवीज़न में और आप दूसरी डिवीज़न में। खेल समझ रहे हो? तो प्रवीण की कितनी चलेगी ये समझ लो। और इस घोड़े के नीचे ताकतवर घोड़ा जो वरुण कुमार है, उसके ऊपर शेर को बिठाया गया, मनमोहन शर्मा को, ताकि वो बंदा इसको कंट्रोल कर सके। गोलू महाराज के बारे में निष्कर्ष ये निकाला गया कि तुम अपने घोड़ों को संभाल के रखो भैया, तुम्हारे घोड़े नहीं तो आतंक मचा देंगे। खेल समझ गए? ये पहली राजनीतिक बड़ी फाइट थी जिसको पूरा किया गया। और 5 साल के बाद में वरुण कुमार का प्रमोशन हुआ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एरिया बिजनेस मैनेजर बन के। और यहाँ से पॉलिटिक्स के पहली फाइट थी जो हमने जीती, कॉन्कर की। तो ये है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो भी देखो तो उससे आपको पता चलेगा उस समय पे क्या क्रिएट किया गया था। एफर्ट लगा था भाई। अपने को वीडियो एडिटिंग नहीं आती, अपने को कुछ नहीं आती, लेकिन वो वीडियो फिल्मिंग वगैरह की गई थी ना, तो कुछ ना कुछ बनता गया। वही मैं बोलता हूँ, ईश्वर करवाने वाला है। धमाकेदार वीडियो बनी है ये, धमाकेदार। इसके साउंड इफेक्ट्स को आप देखोगे कहाँ रुक रहा है, कहाँ उठ रहा है, आप कहोगे यार दम है बंदे में, यार बनाने वाले में। ईश्वर ने बनवाई, हमने बनाई, लेकिन कॉर्पोरेट फाइट की एक बहुत बड़ा सीधा उदाहरण है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एपिसोड में बताया जो मेरा पहला प्रमोशन हुआ वो किस तरह हुआ। बैकएंड पे लव लाइफ बहुत चल रही थी। मैं आपको बता दूं, इस समय पर मैं इतना ख़तरनाक हो चुका था, इतना ख़तरनाक हो चुका था, मुझसे पंगा लेने का मतलब था, मतलब आप सोचो कि, क्योंकि दूसरी तरफ मेरी जो प्रेमिका थी जिसको जीवन में मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया था, वो मुझे छोड़ कर गई थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन और सबसे ख़तरनाक दौर था। जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख की बात करता हूँ, आने वाले अब 2-3 एपिसोड्स में शायद आ जाएगा, और मैं आपको बताऊँगा दुनिया का सबसे काबिल लोगों में से मैं खुद की गिनती करता हूँ। जब ऐसा काबिल व्यक्ति जब टूटता है ना, वो प्यार से टूटता है, और जब वो टूटता है ना तब वो किस तरीके से रोता है, वो आपको उस एपिसोड में पता चलेगा। उस समय पे मैं इतना ख़तरनाक था, इतना घायल शेर था, अपने दिल के अंदर सैलाब लेकर घूम रहा था मैं। और यही रीज़न था कि जब इन लोगों की आरबीएम आ जाए, एनएसएम आ जाए, कटाई छटाई का काम, इतना ख़तरनाक मतलब बंदा हो गया था मैं। तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए आप ये फ़िल्म देखिए जो इसके साथ मैं जोड़ूंगा और आनंद लीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब इसी में अभी 1-2 साल मैं कवर कर दिया आपको, अब मैं एरिया बिजनेस मैनेजर बन जाऊंगा, बाद में करेंगे। इसके बाद वाले एपिसोड में मैं आपको अपनी लव लाइफ के बारे में बताऊंगा जो पिछले 3-4 साल में रही, उसको फिर आप इसके साथ जोड़ेंगे तो फिर आपको एक पूरी कहानी का एहसास होगा कि उस समय मेरी मेंटल स्थिति क्या चल रही थी। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पलों में से एक पल था। उस समय पे ख़तरनाक गेम चल रहे थे, ख़तरनाक गेम। ठीक है, चलिए इसी के साथ भारत वंदे मातरम।